नतीजों पर ही चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्री आउटलुक पर भी। हमारे साथ रेटगेन के एमडी और सीईओ भानु चोपड़ा जी जुड़ गए हैं। अब भानु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। नतीजे हम देख रहे थे आपके काफ़ी हद तक अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मार्जिन में हमने देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ दबाव देखने को मिला है। क्या वजह रही आपकी वजह से इस कंप्रेशन के पीछे? सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने कहा कि हमारे रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट 59% ग्रो किया है लास्ट ईयर के क्वार्टर से। और जो अगर आप हमारे मार्जिन अगर कंपेयर करें तो उसका राइट कंपैरिजन लास्ट ईयर से होगा, तो हमारा मार्जिन ऑलमोस्ट 8% से 10% गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको हमारा मार्जिन कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस क्वार्टर में हमारे वेज इंक्रीमेंट्स थे और दूसरा हमारे थोड़े डिलेड हायरिंग्स थे Q4 में जो अब Q1 में हुए हैं। और दूसरा, जैसे कि अब सब खुल गया है और हम एक B2B बिजनेस है, तो हमारे सेल्स लोग ट्रैवल करना शुरू कर दिया है और हमारा मार्केटिंग स्पेंड भी थोड़ा सा बढ़ गया है। बट हम ये देखेंगे कि ये नॉर्मलाइज होगा। और Q1 जो होता है ये ट्रेडिशनली हमारा सॉफ्ट होता है। Q3 और Q4 हमारे बेटर क्वार्टर्स होते हैं जिसमें हमारी सबसे ज्यादा वॉल्यूम होती है। तो जो हमने मार्केट को गाइड किया है कि ओवरऑल मार्जिन्स जो हमारे 10% से 12% इस साल आ जाएंगे, तो हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि वो होगा। भानु जी, एक बड़ा डेटा जो हम बाकी कंपनियों से भी पता कर रहे हैं और आपके रिजल्ट्स में भी दिख रहा है कि जो एम्प्लॉय एट्रिशन है वो 20% के ऊपर चला गया है। आपको लगता है ये कंपनी स्पेसिफिक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है? क्या वजह है इसके पीछे? तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि इंडिया में अब जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है और स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो बहुत बिल्ड हो गया है, और जिसकी वजह से जो फंडिंग हुई है पिछले दिनों में उससे जो टेक टैलेंट है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो हमारा एट्रिशन लकली स्टेबल है 22.3% में अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। बट अभी भी ये जो हमारा नॉर्मलाइज्ड एट्रिशन ऑफ 18% है उससे ज्यादा है। पर अगर आप आईटी इंडस्ट्री में कंपेयर करेंगे, जो बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं उनका एट्रिशन तो इससे भी ज्यादा है। तो हमारी काफी फोकस है कि जो हम टैलेंट एंगेजमेंट और रिटेंशन पे फोकस करें। तो उसके करते हमने काफी सारे नए लर्निंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स किए हैं। और क्योंकि हम एक ग्लोबल कंपनी है तो जो टैलेंट है उनको ये भी अट्रैक्टिव लगता है कि हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं बाहर हमारे ऑफिसेस में जाने के लिए। और दूसरा, क्योंकि हमने बहुत सारे अभी कैंपस हायरिंग भी की है और उनके लिए काफी एक यूनिकली डिजाइंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो इन सारे इनिशिएटिव से मुझे काफी उम्मीद है कि ये और कंट्रोल में आएगा। और मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारी एचआर टीम ने जो अच्छा काम किया उसके करते हमें एक यूएस में एक कंपेरेबली करके कंपनी है, उसने बेस्ट कंपनी का अवार्ड दिया है करियर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात है ये तो। और जो आपके नए पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लिए भी काफ़ी अच्छी खबर आपने दी है कि एचआर पर्सपेक्टिव से आप बढ़िया काम कर रहे हैं। पूरा बिजनेस की बात करते हैं भानु जी। आपने नंबर्स अच्छे पेश किए हैं, आपने बताया किस तरह से ग्रोथ आ रही है। एक बड़ा कंसर्न जो हमेशा मैं आपसे बात करता हूं तो कई बार लोग फोकस इस चीज़ पे करते हैं, आपका बड़ा बिजनेस जो है वो यूएस से आ रहा है। और यूएस में जैसा कि हम सब जानते हैं कि चर्चा लगातार इस समय चल रही है कि वहाँ पर रिसेशन की संभावना बन सकती है। मेरा सवाल यह है कि क्या आपने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम देखी है वहां पर यूएस मार्केट में? आपके जो ऑर्डर्स हैं उनमें कोई स्लो ग्रोथ हुई हो, कोई सिचुएशन वहां पर? तो हमें अभी जो आपने हमारे Q1 नंबर्स देखे और अभी हम Q2 में आ गए हैं, तो हमें कोई अभी चेंज नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो जो ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड है इसमें अब ट्रैवल सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो रिसेशन के करते इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने से और ये जो यूक्रेन में भी कॉन्फ्लिक्ट है, लकीली अभी तक हमने अपने बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं देखा है। पर मुझे ये भी लगता है कि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हमारी इंडस्ट्री में हो रहा है, जो कि है कि आप देख रहे हैं कि ट्रैवल में बहुत केओस हुआ यूरोप में। और ये इसलिए था क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है ये एक लीस्ट डिजिटाइज्ड इंडस्ट्री रही है। पर इन प्रॉब्लम्स के करते आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में भी अब एक रियलाइजेशन है कि डिजिटाइजेशन होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए। तो इसके करते हम काफी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर
रिसेशन की वजह से इंडस्ट्री में कुछ इम्पैक्ट आता है जो कि हम यहाँ तक नहीं देख रहे हैं, मुझे काफी उम्मीद है कि ये जो नया स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन, ये इसको ऑफसेट कर देगा। कुल फोकस अब लोगों का वहीं पर है कि डिजिटाइजेशन से ही अब जो है नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ पूरी इकोनॉमी को देखने को मिलेगी। चूंकि ट्रैवल पिकअप हो ही रहा है, हम और आप जानते हैं लोग काफ़ी हद तक ट्रैवल कर रहे हैं, न सिर्फ डोमेस्टिक, इंटरनेशनल ट्रैवल काफ़ी हद तक बढ़ गया है, आपका उससे जुड़ा हुआ ही कारोबार है। किस तरह के प्रोडक्ट्स आपके अच्छे कर रहे हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहां से आपको लगता है कि अब नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आएगी? तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे 3 सेगमेंट्स हैं, डैश, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्टेक। तो मार्टेक में हम क्या करते हैं कि होटल्स को, ट्रैवल इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं कि डिजिटली कस्टमर्स को कैसे एक्वायर करें। तो हमारा जो एक प्रोडक्ट है मेटा सर्च में, ये काफी बढ़िया कर रहा है। अभी हाल ही में हमने बहुत आइकॉनिक लग्जरी प्रॉपर्टीज ऑरलैंडो और न्यूयॉर्क में भी ऐड करी हैं, और क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट्स को इंटरमिंगल कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, तो वो भी हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से रेजोनेट कर रहा है, और वो हमारा एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। अगर आप हमारा डैश बिजनेस देखें तो हमने ओटीएस और एयरलाइंस में कुछ कस्टमर्स ऐड भी करे, और जो हमारे की टियर 1 कस्टमर्स हैं वहां पे काफी एक्सपेंशन भी हुई है। और हमने जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे उसमें हमने देखा कि और भी जो एडजेसेंट सब वर्टिकल्स हैं, जैसे कि डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज और वेकेशन रेंटल कंपनीज, तो हमने कई नए कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे भी साइन किए हैं। और मैं ऑल्सो बहुत हैप्पी टू शेयर कि हमारा जो रेव एआई प्रोडक्ट है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की है, जो एक एआई बेस्ड प्रोडक्ट है जो प्राइस रेकमेंड करता है, इसमें भी हमने काफी नए अकाउंट्स ऐड करे हैं, और जो हमारे एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं उनमें भी हमने काफी एक्सपेंशन देखी है। ये जो बिजनेस है हमारा, ये ऑलमोस्ट 100% ग्रो कर रहा है, और ये कार रेंटल इंडस्ट्री और हॉलिडे पार्क्स इंडस्ट्री पे हम फोकस कर रहे हैं। और हमारा भी फोकस यही है कि हम एसी पे ज्यादा स्केल करें, और क्योंकि हमने इंटीग्रेशंस करनी है जो इन इंडस्ट्रीज में जो की सिस्टम्स हैं, इससे हमारा एक मोड भी बन जाता है इस बिजनेस में। एक सवाल जो मन में आता है भानु जी, वो ये कि 2018 से 22 के बीच में आपकी कंपनी ने कई तरह के एक्विजिशंस किए थे, तो किस तरह के परफॉर्मेंस रहे हैं जो कंपनीज आपने एक्वायर की, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में? तो हमारा ऑब्वियसली कोविड की वजह से पूरा जो सारे डिफरेंट बिजनेसेस थे उसका इम्पैक्ट हुआ, बट अभी ये लास्ट ईयर से हमारे ये जितने भी तीनों बिजनेसेस हैं, जो हमने हाल ही में एक जर्मनी में कंपनी एक्वायर की है, दे आर एक्सीडिंगली डूइंग वेरी वेल। तो अगर मैं अपना बहुत रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं, वी आर सीइंग ग्रेट ट्रेमेंडस प्रोग्रेस। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए कि हमारी जो एमएनए पाइपलाइन है वो भी अभी काफी रोबस्ट है, बट हम काफी प्रूडेंट रहे हैं, तो हम तभी एक्विजिशन करेंगे जब हमें वैल्यू राइट लगेगी। बट जैसे कि आप जानते हैं कि जो टेक इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा सा नॉक ऑफ हुआ है वैल्यूएशंस में, तो मुझे काफी उम्मीद है कि कोई डील हमारी जरूर बनेगी, और ये जो हमारी एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइंस हैं, डैश, मार्टेक और डिस्ट्रीब्यूशन को और स्ट्रेंथन करेंगी। का एक फॉलो ऑन क्वेश्चन लेना चाहूंगा आखिर में भानु जी, और वो ये कि 200 करोड़ के आसपास आपके पास इस समय कैश बैलेंस है, जो डेटा हमारे पास है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या प्लान है, कैसे आप डिप्लॉय करने वाले हैं उसे? तो जो कैश बैलेंस एक्चुअली काफी स्ट्रांग है, वो 425 करोड़ है। और अभी जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी एमएनए पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है, तो मुझे उम्मीद है कि वो कैश ये एमएनए में यूटिलाइज होगा, क्योंकि जैसे कि आपने देखा हमारे अभी रिजल्ट्स में, हम एक रेयर न्यू एज कंपनीज में जिनकी बातें होती हैं, हम एक्चुअली प्रॉफिटेबल हैं। हमने लास्ट क्वार्टर भी पैसे कमाए और आगे भी इस साल पैसे कमाएंगे। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी जो है एक्रूवल से सेटिस्फाई कर सकती है, तो हमारा कैश यूटिलाइजेशन लार्जली जो एडिशनल कैपेबिलिटीज हम एमएनए के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं उसी पे फोकस रहेगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भानु चोपड़ा जी यहाँ पर रेडगेन के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं किस तरह बिजनेस चल रहा है, और काफ़ी अच्छी बात यह है यहाँ पर कि आने वाला समय अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस चिंता रिसेशन की बात हम यूएस में कर रहे हैं, अभी तक कोई इम्पैक्ट ऐसा दिखा नहीं है। डिजिटाइजेशन पर फोकस है कंपनी का, खैर फोटे है वो, वहाँ पर आने वाले समय में बेहतर स्थिति बनती दिख रही है। कुछ काफ़ी हद तक 400 करोड़ से ज़्यादा के कैश पर कंपनी है, तो उसको भी डिप्लॉय करने की रणनीति उन्होंने आपको बताई। रेडगेन आपके सामने करीब 4.5% नीचे है आज, शायद नतीजों का ही ये असर है। लेकिन मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि कौन से क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए। मेरे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरखकर जुड़ रहे हैं। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत आपका। दो कंपनियों पर बात करेंगे, दो मैनेजमेंट से हमने आज बात की, एक तो रेडगेन और दूसरे वी गार्ड इंडस्ट्रीज। रेडगेन से ही शुरुआत करते हैं। आपने मैनेजमेंट को अभी सुना, प्लान्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक में क्या सजेशन है फिलहाल आपका? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि रेडगेन टेक्नोलॉजीज एक सैस कंपनी है और नतीजे अगर हम Q1 के देखें तो काफी अच्छे नतीजे इन्होंने डिक्लेयर किए थे, और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि सालाना कम से कम 25-30% अर्निंग्स ग्रो करने का उनका प्लान है, जो वो अभी भी मेंटेन करके हुए हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक जिस प्रकार का ग्रोथ अभी हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में दिख रहा है, जहाँ पे रेडगेन ज्यादातर काम करता है यूएस और यूरोप में, वहाँ पे टेलविंड तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। और मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प ये हो सकता है अगर कोई इन्वेस्टर अगर साल 1.5 साल की बात करे, क्योंकि बिजनेस विजिबिलिटी है और इनका जो नाम है प्लस उनका जो क्लाइंटल लिस्ट है वो काफी वेल सिग्निफिकेंट है। तो इससे डेफिनेटली हमको लग रहा है कि FY23 विल बी अ वेरी गुड ईयर। तो डेफिनेटली अगर आज कोई गिरावट होती है तो उसको खरीदने का मौका समझना चाहिए, बट अवधि थोड़ा सा लंबा रखिए, 12 से 15 महीने के लिए। मेरे ख्याल से अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे बन सकता है। से 15 महीने का नजरिया रखिएगा, गिरावट में खरीदारी की सलाह है। नजरिया लंबा रखिए, आपको रिटर्न मिलना चाहिए। रेडगेन अच्छी कंपनी दिखाई देती है। वी गार्ड के